कहानी की शुरुआत में हम मास्टर हान को देखते हैं, जिन्होंने अब बीजिंग सिटी में अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया था, जहां बहुत सारे बच्चे उनसे कुंफू सीखने के लिए आते थे। और उन बच्चों में उनका भतीजा ली भी शामिल था, जो काफी लगन से कुंफू की प्रैक्टिस किया करता। ली की मॉम डॉक्टर फोंग उसे लेने के लिए वहां आती है। वो नहीं चाहती थी कि ली कुंफू सीखे, क्योंकि कुंफू टूर्नामेंट की वजह से वो पहले ही अपने बड़े बेटे को खो चुकी थी। मास्टर हान फोंग को समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि ली आपके लिए बहुत मायने रखता है, पर आपके बताए हुए रास्ते पर मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और अब मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। मास्टर हान कहते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि कुंग फू ली की जिंदगी सुधार सकता है। जितनी भी बार मैं अपनी जिंदगी से भटका हूँ, कुंग फू ने मुझे संभाला है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ली भी सारी चीजों को समझ जाएगा। फोंग कहती है कि हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं बचा। मुझे न्यूयॉर्क के बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी है और मैं वहां शिफ्ट होने वाला हूं। ली छिप कर ये सब बातें सुन रहा था और फोंग को भी उसके बारे में पता चल जाता है, मगर उसे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। ली उसके पास जाकर कहता है कि आखिर आपने मुझसे न्यूयॉर्क की बात क्यों छिपाई? आप जानती हो कि हमारी जिंदगी यहाँ चाइना में है, हम इस तरह अमेरिका नहीं जा सकते। फोंग कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, मैंने फैसला ले लिया है कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे। मुझे यकीन है कि वहाँ तुम खुश रहोगे। ली बीजिंग से नहीं जाना चाहता था, पर उसके फादर और भाई की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ा। ली कमरे में अपने भाई की फोटो रख देता है। उसे काफी भूख लग रही थी, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट के पास मौजूद पिज्जा शॉप में चला गया। वो शॉप ओनर विक्टर से स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा मांगता है, पर वहाँ स्टफ्ड क्रस्ट नहीं मिलता और विक्टर अपने दोस्त के साथ मिलकर ली का मजाक उड़ाने लगा। विक्टर की बेटी मिया अपने डेट की तरफ से ली से माफी मांगती है। वो उसे स्टफ्ड क्रस्ट की जगह दूसरे खाने की चीजों के बारे में बताती है, जिससे वो खुश हो गया। अगले दिन ली अपने कॉलेज चला गया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोबारा उसकी मुलाकात मिया से होती है। वो सामान उठाने में उसकी मदद करता है, जिससे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ली डोमिनेशन जिम के सामने खड़ा होकर अंदर की फाइट से देखने लगा। मिया पूछती है कि क्या तुम कुंफू या कराटे की प्रैक्टिस करते हो? वो बताता है कि मैं पहले कुंफू की ट्रेनिंग करता था, पर अब मैंने सब छोड़ दिया। मिया कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने ये सब चीजें छोड़ दी, और अगर तुम प्रैक्टिस करना भी चाहो तो इस जिम में कभी मत जाना। तभी जिम का ओनर ओशे वहाँ गया। वो मिया से कहता है कि तुम्हारे पापा से कहना कि मेरा फोन उठाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मिया ली को लेकर वहाँ से चली गई। वो कहती है कि वो जिम का ओनर था, मेरे डैड ने उससे पैसे उधार लिए हैं, बेहतर होगा कि तुम इस जगह से दूर रहो, क्योंकि ओशे बहुत खतरनाक है। मिया का एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर ओशे के जिम में ट्रेनिंग करता था। ओशे उसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिया इतनी जल्दी अपना दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगी। मैंने अभी उसे एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा। कॉनर को इससे काफी गुस्सा आया और उसने अपने प्रैक्टिस पार्टनर को लात मारकर धराशायी कर दिया। मिया को एक मशीन के लिए कुछ पार्ट्स की जरूरत थी और दोनों एक चाइनीज शॉप पर चले जाते हैं, पर शॉप ओनर पार्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा बता रही थी, जिस वजह से मिया ने उन्हें खरीदने से मना कर दिया। ली ओनर से चाइनीज में बात करके वो पार्ट्स कम कीमत में खरीद लेता है। मिया पूछती है कि आखिर तुमने उन्हें ऐसा क्या कहा जो उन्होंने पार्ट्स इतनी कम कीमत में दे दी है? वो कहता है कि मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम अभी अभी न्यूयॉर्क में नहीं आई हो, पर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चाइनीज सिखा सकता हूँ, इस तरह तुम्हें मेरे बिना यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे न्यूयॉर्क घुमाना होगा। मिया इसके लिए मान गई। ली इसे दोनों की पहली डेट कहकर उसे चिढ़ाने लगता है। अगले दिन दोनों स्कूटर की मदद से न्यूयॉर्क घूमने लगते हैं। दोनों साथ में काफी खुश थे, लेकिन अचानक उनका स्कूटर खराब हो गया, इसीलिए उसे मेट्रो में रखकर घर जाने लगते हैं। पर कॉनर अपने दोस्तों के साथ वहां गया। उसे ली और मिया को साथ देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। मिया ली के साथ वहां से जाने लगती है, मगर कॉनर ली के मुंह पर मुक्का मारकर उसे घायल कर देता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। मिया ली को लेकर आगे बढ़ रही थी। वो बताती है कि कॉनर बचपन से मुझे लेकर जज्बाती रहा है और जिम शुरू करने के बाद से उसका गुस्सा काफी बढ़ गया। वो 24 घंटे प्रैक्टिस करता है और हर साल 5 बोरोस टूर्नामेंट भी जीता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ली 5 बोरोस टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि 5 बोरोस न्यूयॉर्क की सड़कों पर होने वाला एक खतरनाक टूर्नामेंट है। इसे जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, पर तुम इसमें हिस्सा लेने के बारे में सोचना भी मत। ली की आंख पर चोट का निशान दिखाई दे रहा था, इसीलिए मिया उसे अपने
अपने डेट के पास ले गई। विक्टर उसकी आंखों के नीचे मेकअप कर देता है ताकि किसी को उसकी चोट के बारे में पता ना चले। रात में ली अपनी आंख पर ग्रीन टी बैग रखकर सो गया था, जिसकी वजह से उसका मेकअप खराब हो जाता है और फोंग को उसकी चोट के बारे में पता चल गया। वो नहीं चाहती थी कि ली दोबारा से लड़ाई झगड़ों में पड़े, इसीलिए वो उसे ट्यूटर यानी एक पर्सनल टीचर के पास छोड़ गई, जिसका नाम एलेन था, जो अब से उससे एग्जाम से की तैयारी करवाएगा ताकि ली पढ़ाई की वजह से कुंग-फू भूल जाए। रात में ली अपनी चीजों को अनपैक कर रहा था। उसे एक बुक के अंदर अपने भाई बो की फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसे कुछ साल पहले की याद आई। बो उसे ड्रैगन किक मारना सिखा रहा था, पर ली ड्रैगन किक मारने के चक्कर में जमीन पर गिर गया। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक दिन जब तुम्हें ड्रैगन किक की जरूरत होगी तुम इसका इस्तेमाल जरूर कर पाओगे। ली स्कूल से आ रहा था पर कॉर्नर उससे परेशान करने लगा। ली गुस्से में उसे धक्का मारकर दूर कर देता है। कॉर्नर कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देता हूँ, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ली उस पर हमला करने के लिए जाता है पर उसने सारे हमलों से बचकर उसे नीचे गिरा दिया। ली को बो की याद आती है और वो गुस्से में आकर ड्रैगन किक से उस पर हमला करने लगा, लेकिन कॉर्नर ने उसके मुंह पर लात मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। वो दोबारा उस पर हमला करने वाला था पर टीचर्स ने आकर उन्हें रोक दिया। कॉर्नर कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो 5 बोरोस टूर्नामेंट में आना, वहाँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ली निराश होकर अपने घर चला गया। उसे मिया का खराब स्कूटर दिखाई देता है और वो उसे ठीक करने लगा। तभी ओशे के कुछ साथियों ने विक्टर के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब ली उसकी मदद करने के लिए जाता है तो उन गुंडों से उस पर हमला कर दिया। ली कुंग-फू स्किल्स का इस्तेमाल करके उन तीनों गुंडों को पीटकर वहाँ से भगा देता है। विक्टर को होश आ गया था और उसने ये सब देख लिया। वो ली से कहता है कि मैंने ऐसे लोगों से कर्जा लिया हुआ है जो अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुंग-फू सिखाओ। वो उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उसके बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे। ली पूछता है कि अगर आप फाइट में इतने अच्छे थे तो आपने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी। विक्टर कहता है कि मिया के जन्म के बाद से ही मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी क्योंकि मुझ पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कब बदल जाती है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ा। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो मेरे लिए एक फाइट रखेगा। अगर मैं उस फाइट में जीत गया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी मदद से मैं अपना सारा कर्जा चुकाकर मिया के कॉलेज की फीस भर सकता हूँ। ली कहता है कि मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं दोबारा फाइट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हें कुंग-फू नहीं सिखा सकता। ये कहकर अपने घर आ गया। वो मास्टर हान को फोन करके पूछता है कि मेरा एक दोस्त मुझसे कुंग-फू सीखना चाहता है और मुझे लगता है कि कुंग-फू से उसे काफी मदद मिलेगी। मास्टर हान कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे ज्ञान से किसी का फायदा हो तो तुम्हें उसे कुंग-फू सिखाकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो तुरंत विक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए चला गया। विक्टर को लग रहा था कि वो आसानी से ली को हरा देगा, पर ली उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी मिया वहाँ आ गई। विक्टर उसे बताता है कि मैं दोबारा बॉक्सिंग करने वाला हूँ, पर मिया इसके लिए सहमति नहीं देती। विक्टर और ली उसे समझाते हैं कि हम सिर्फ 1 या 2 फाइट के बाद फाइट बंद कर देंगे। ली विक्टर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिससे वो बेहतर होने लगा। एक रात ली को नींद नहीं आ रही थी। उसे अक्सर अपने भाई का ख्याल आता, इसीलिए वो विक्टर से ट्रेनिंग रूम में आकर प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ वक्त बाद विक्टर भी वहाँ गया। वो पूछता है कि जरूर तुम्हें कोई चीज सता रही है, अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। ली कहता है कि मेरा बड़ा भाई एक कुंग-फू ट्रेनर था, उसने बीजिंग के एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और वो टूर्नामेंट जीत गया। हम दोनों खुशी से घर की तरफ जा रहे थे, पर जिसे भाई ने हराया था वो बदले की आग में अंधा हो गया। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया। हम दोनों उनसे लड़कर उन्हें भगाना चाहते थे, पर एक आदमी ने भाई को पकड़ लिया और दूसरे आदमी ने चाकू निकाल लिया। भाई मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था और सुन्न पड़ गया। आदमी ने भाई के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला और मैं एक जगह खड़ा होकर सिर्फ उसे देखता रहा। विक्टर कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अपने भाई को नहीं बचा सके, पर
पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी भर इस चीज को याद करके खुद को कोसते रहो। तुम्हें खुद इस सदमे से बाहर निकलना होगा, वरना ये यादें तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये सब बातें करने के बाद ली अपने घर आ गया। वो एलेन के साथ सेंट जेनारो इवेंट में आता है। एलेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिया को पसंद करते हो, तो आखिर आज रात उसके साथ क्या करने वाले हो। ली कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मैं कुछ नहीं करने वाला। मिया ने मुझे इवेंट देखने के लिए बुलाया था, सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी उसकी नजर मिया पर पड़ती है। वो कॉनर के साथ हंसकर बातें कर रही थी। ली को इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी नजदीकियां उसे पसंद नहीं आई और वो इवेंट छोड़कर चला गया। अगले दिन विक्टर की फाइट शुरू होने वाली थी। ली मिया से पूछता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कॉनर तुम्हारे लायक नहीं है, तो आखिर तुम कल रात उसके साथ क्या कर रही थी। वो कहती है कि कई बार हम अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, पर कल रात मेरे और कॉनर के बीच कुछ नहीं हुआ। वो मेरे साथ रहना चाहता था, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी दूसरे शख्स से प्यार करती हूँ। ली समझ गया कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों किस करने लगे। लेकिन तभी विक्टर वहाँ गया। वो कहता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है और तुम यहाँ इश्क लड़ा रहे हो। ली और मिया उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर विक्टर उनकी बात नहीं सुनता और वो बॉक्सिंग कोर्ट में चले गए। मैच शुरू हो गया था। शुरुआत में बॉक्सर विक्टर को काफी पीटता है, पर धीरे धीरे उसके ऊपर विक्टर हावी होने लगा। ली और मिया इससे काफी खुश थे, मगर ओशे को इससे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे बॉक्सर पर लगाए थे। वो बॉक्सर को इशारा करके उसे घायल करने के लिए कहता है। बॉक्सर अपनी एल्बो से हमला करके विक्टर की हालत खराब कर देता है। बॉक्सिंग में एल्बो का इस्तेमाल करना मना था। मिया और ली इसके खिलाफ आवाज उठाते, पर बॉक्सर एक जोरदार मुक्का मारकर विक्टर को बेहोश कर देता है, जिससे वो फाइट जीत गया। लेकिन विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे देखकर ली इतना घबरा गया कि वापस से सुन्न पड़ गया। वो विक्टर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर उसे देखकर ली को अपने भाई बो की याद आने लगी। मिया उसे हॉस्पिटल के अंदर चलने के लिए कहती है, पर वो जरा भी नहीं हिला, मानो वो वापस सुन्न पड़ गया हो। मिया को इससे काफी बुरा लगता है और वो अकेले ही अंदर चली गई। फोंग उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। वो ली से पूछती है कि आखिर तुम उस आदमी को कैसे जानते हो। वो बताता है कि विक्टर को मैंने ही ट्रेन किया था। फोंग कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि तुम फाइट नहीं कर सकते, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम देख सकते हो कि उसकी जान खतरे में है। यह कहकर वहाँ से चली गई। विक्टर को होश नहीं आ रहा था, इसीलिए मिया उसके पास रुककर उसका ध्यान रखने लगी। ली को लगता है कि कुंग-फू की वजह से उसने पहले अपने भाई को खोया और अब विक्टर की ऐसी हालत हो गई, इसीलिए वो अपने रूम में लगे सारे कुंग-फू पोस्टर्स को फाड़ देता है और वो मास्टर हान का फोन भी नहीं उठाता। वो काफी खामोश और गुमसुम रहने लगा था। रात को जब वो घर लौटता है तो वहाँ उसकी मॉम नहीं थी। उसे शक होने लगा, इसीलिए वो एक पेन लेकर आसपास देखने लगता है। तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। ली उससे फाइट करके उसके हमलों से बचने लगा, पर वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर हान थे। उन्हें देखकर ली दंग रह गया। अचानक फोंग भी वहाँ जाती है। वो भी मास्टर हान को देखकर हैरान थी। अगले दिन वो ली के साथ विक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। उसे होश आ गया था, पर ली को देखकर मिया कमरे से बाहर चली गई। ली विक्टर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी हालत हो गई और तुम्हारी पिज्जा शॉप भी हाथ से चली गई। विक्टर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और पिज्जा शॉप तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। लगता है कि अब मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। मास्टर हान कहते हैं कि चाइनीज में एक कहावत है कि दोस्त की परेशानी मेरी परेशानी है, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। ये कहकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। ली पूछता है कि आपने विक्टर से कह तो दिया, पर आखिर हम उसकी मदद कैसे करेंगे। मास्टर हान को उसके कमरे में 5 बोरोस टूर्नामेंट का कार्ड मिला था। वो उसे कार्ड देकर कहते हैं कि 10 दिनों में टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और तुम उसमें फाइट करोगे। तुम्हें 2 दिनों में ट्रेनिंग के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तब तक मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो लॉस एंजलिस में डेनियल के घर आ गए। वो मास्टर मियागी की फोटो के सामने एक शराब की बोतल रखकर उन्हें सम्मान देते हैं। डेनियल कहता है कि अफसोस की बात है कि मास्टर मियागी 1 साल पहले मर गए, पर क्या आप उन्हें जानते थे। मास्टर हान कहते हैं कि मैं उनकी मौत के बारे में जानता हूँ। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे मदद की जरूरत हो तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, पर इस वक्त मैं उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। वो उसे अपनी और मास्टर मियागी की फोटो दिखाकर कहते हैं कि हमने ये फोटो 1985 में इसी घर में खींची थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम 1986 के समय जापान
के ओकिनावा आइलैंड का सीन देखते हैं, जब डेनियल ने अपने मास्टर मियागी से मियागी परिवार के पूर्वज के बारे में पूछा था। मास्टर मियागी ड्राइंग दिखाकर बताते हैं कि ये मियागी शिंपो है। ये पहले ऐसी मियागी है जो कराटे को ओकिनावा में लेकर आए। पहले मियागी फैमिली का हर एक मेंबर मछुआरा हुआ करता था और मियागी शिंपो भी एक मछुआरे थे, पर एक दिन मछलियां पकड़ते हुए उनकी आंख लग गई और जब उनकी नींद खुली तो चाइना के किनारे पर पहुंच चुके थे। वहां हान परिवार ने उन्हें पनाह दी और उन्हें कुंफू सिखाया। जब मास्टर शिंपो वापस ओकिनावा में लौटकर आए तो मियागी कराटे का जन्म हुआ। उन्होंने दो संस्कृतियों और दो मार्शल आर्ट्स को जोड़कर मियागी कराटे का निर्माण किया। तुम इसे एक पेड़ और दो शाखाओं की तरह समझ सकते हो। इसी अटूट रिश्ते ने हान और मियागी परिवार को आज तक एक दूसरे से जोड़े रखा और यही वजह थी कि मास्टर हान डेनियल से मदद लेने आए थे। डेनियल कहता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए, पर मैं अपना सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क नहीं आ सकता। मेरे अलावा बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो ली को कराटे सिखा सकते हैं। मास्टर हान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कराटे में अच्छे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ली को मियागी कराटे सिखाओ। ली मेरे लिए उसी खास स्टूडेंट की तरह है जैसे तुम मास्टर मियागी के लिए थे। डेनियल ने फिर भी न्यूयॉर्क आने से मना कर दिया। मास्टर हान मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मैं न्यूयॉर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ली एलन से ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में पूछता है। वो उसे अपने गार्डन में लेकर गया और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे गार्डन को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकते हो। ली इससे काफी खुश था और उसे तेज कहता है। वो मास्टर हान को भी वहाँ लेकर आ गया और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मास्टर हान ड्रे की तरह उसकी भी मसल मेमोरी तेज करने के लिए उसे जैकेट उतराकर पहनाते हैं। डेनियल भी वहाँ गया। शुरुआत में उसे लग रहा था कि ली सिर्फ एक हफ्ते में कराटे नहीं सीख पाएगा, पर उसकी स्किल्स देखकर उसे यकीन हो गया कि वो काफी जल्दी मियागी कराटे सीख जाएगा। वो मास्टर हान के साथ मिलकर ली को ट्रेन करने लगते हैं। कॉर्नर भी ओशे के जिम में जोरों शोरों के साथ टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहा था। फोंग को 5 बोरोस टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया और वो नहीं चाहती थी कि ली ये फाइट करे। मास्टर हान कहते हैं कि यह सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि इससे ली को अपने बड़े भाई के साथ जो हुआ उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उस सदमे को बुलाना तुम दोनों के लिए जरूरी है। ये बात सुनकर फोंग गहरी सोच में डूब गई। मास्टर हान ली से मिया के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि किसी चीज को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मास्टर हान कहते हैं कि तुम्हें बस उसके पास बैठकर उससे समझाने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात समझेगी। उनकी बात मानकर ली मिया की शॉप से एक पिज्जा ऑर्डर करता है और मिया खुद उसकी डिलीवरी देने के लिए एलन के गार्डन में आ गई। एलन मिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ली थोड़ा अजीब है, पर तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। मिया ली को माफ करके उससे बातें करने लगी। वो कहती है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, खासकर तुम मेरे और मेरे डेट के लिए खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। ली कहता है कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अगर मैं जीत गया तो इससे हम सबका फायदा होगा, जिसके बाद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मिया उसके साथ रहने का वादा करती है और दोनों हंसकर बातें करने लगे। 3 दिनों बाद 5 बोरोस टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। कॉर्नर अपनी सारी फाइट्स जीतकर फाइनल में पहुंच चुका था। ली भी अपनी फाइट्स जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। सेमीफाइनल में उसे काफी परेशानी हो रही थी, पर आखिर में वो फाइट जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है। कॉर्नर के कुछ साथी ली पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर मास्टर हान और डेनियल ने साथ मिलकर उनकी हालत खराब कर दी, जिससे डरकर वो दोबारा उन पर हमला करने की भूल नहीं करते। फाइनल एक हफ्ते बाद था तो डेनियल मास्टर हान के साथ मिलकर ली को ट्रेन करने लगा। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि कॉर्नर एक शेर की तरह लड़ता है और मुझे ऐसे लोगों से लड़ने का काफी तजुर्बा है। उसे हराने के लिए हमें उसे एक जाल में फंसाना होगा। तुम्हें उसका गुस्सा उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। वो ली को खुद पर हमला करने के लिए कहता है, पर जब ली उस पर हमला करता है तो डेनियल ने आसानी से उसे नीचे गिरा दिया। मास्टर हान को उसका तरीका पसंद नहीं आता तो कुंफू का इस्तेमाल करके ली को नीचे गिराते हैं। इसी तरह दोनों ली पर कुंफू और कराटे का इस्तेमाल करने लगे। ली उनके बहस से काफी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और अकेले ही प्रैक्टिस करने लगा। वो ड्रैगन की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे देखकर डेनियल चौंक गया। वो पूछता है कि आखिर ये कौन सा मूव है और क्या तुम इसे कॉर्नर के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हो? वो बताता है कि यह ड्रैगन किक है जो मेरे भाई ने मुझे सिखाई थी, पर मैं इसे कॉर्नर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने पहले इसका इस्तेमाल किया तो कॉर्नर ने मेरे मुंह पर लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया।
डेनियल इससे खुश हो गया। वो ली और मास्टर हान को सबवे में ले गया। वो ली से कहता है कि तुम जानबूझकर ड्रैगन किक का इस्तेमाल करना, ये मछली को चारा डालने के जैसा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे इस मुंह को जानता है, इसीलिए वो बचने के लिए तुम्हें लात मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हें इस ड्रैगन किक में बदलाव करने होंगे और नीचे झुकना होगा ताकि तुम मौके का फायदा उठाकर कॉर्नर को नॉकआउट कर सको। यानी अब उसे ड्रैगन किक मारने के बाद नीचे झुकना था, जिसकी प्रैक्टिस उसे गेट लाइन से नीचे निकलकर करनी थी। ली फेंग ड्रैगन किक मारकर गेट लाइन से नीचे से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका सिर रोड से जा टकराया और वो नीचे गिर जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो गेट लाइन से नीचे नहीं निकल पा रहा था। डेनियल उसे एक बैंडेना देते हुए कहता है कि मास्टर मियागी ने मुझे एक पेड़ दो शाखाओं का मतलब बताया था कि मार्शल आर्ट्स एक पेड़ की तरह है जो हान और मियागी परिवारों की शाखाओं को जोड़े रखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी विरासत को आगे बढ़ाओ और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए यहाँ आया हूँ। ली को उसकी बातें समझ में आ चुकी थी और वो पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करने लगा। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद आखिरकार वो ड्रैगन किक मारकर गेट लाइन के नीचे से निकल जाता है। अगले दिन फाइनल देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। फोंग भी अपने बेटे से मिलने के लिए आती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे फाइट करने से मना करोगी, पर अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे करना ही होगा। फोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फाइट कितनी जरूरी है और तुम इसमें अकेले नहीं हो। आज मैं भी तुम्हारी फाइट देखूंगी। ली को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। डेनियल और मास्टर हान उसके सिर पर बैंडेना बांध देते हैं। ली फाइट करने के लिए कोर्ट में चला गया। कॉर्नर भी कोर्ट में आ जाता है। रेफरी रूल से बताता है कि मैच जीतने के लिए 8 पॉइंट्स की जरूरत है। शरीर पर हमला करने का 1 पॉइंट मिलेगा और सिर पर हमला करने के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब फाइट शुरू हो जाती है। कॉर्नर ने लगातार ली पर हमला करके आसानी से 4 पॉइंट्स कमा लिए और वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। ओशे इससे बहुत खुश था। डेनियल और मास्टर हान ली को शांत रहकर लड़ने के लिए कहते हैं। वो कॉर्नर के मुंह को ध्यान में रखकर उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे उसे 2 पॉइंट्स मिल गए। वो लगातार उसके शरीर पर हमले करके 2 और पॉइंट्स हासिल कर लेता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ली टोटल 7 पॉइंट्स हासिल कर लेता है, पर कॉर्नर को सिर्फ 5 पॉइंट्स मिले थे। तभी वो ली के सिर पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से ली जमीन पर जा गिरा। उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए रेफरी काउंटिंग करने लगता है। ली को अपने भाई और विक्टर की हालत याद आती है। सब उसे उठने के लिए भी कह रहे थे, इसलिए वो काउंटिंग खत्म होने से पहले खड़ा हो गया। दोनों के 7 पॉइंट्स हो चुके थे। ली अब अपने ड्रैगन ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला था, पर कॉर्नर को लगा कि वो ड्रैगन किक का इस्तेमाल करने वाला है और वो पहले की तरह उसके सिर पर लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ली इतनी नीचे झुक गया था कि कॉर्नर उसे लात भी नहीं मार पाया और ली लात मारकर कॉर्नर को दूर गिरा देता है, जिससे उसे 1 पॉइंट मिला और वो मैच जीत जाता है। सब खुश होकर उसके लिए चीयर करने लगते हैं, पर कॉर्नर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो धोखे से उस पर हमला करने लगा। लेकिन ली को इसकी पहले से ही भनक लग गई थी और वो उसे जमीन पर गिरा देता है। वो उसके मुंह पर मुक्का मारने वाला था, पर मास्टर हान ने उसे रोक लिया। ली हाथ देकर कॉर्नर की उठने में मदद करता है, जिससे कॉर्नर भी उसकी इज्जत करने लगा। ली के टूर्नामेंट जीतने से सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। टूर्नामेंट में जीते हुए पैसों से वो विक्टर का सारा कर्जा चुका देता है और उसके लिए दूसरी पिज्जा शॉप खोल दी। ली लॉस एंजलिस में डेनियल को पिज्जा भेजता है, जिसमें उनकी फोटो थी और ट्रेनिंग के लिए वो उसे शुक्रिया कह रहा था। डेनियल का दोस्त जॉनी कहता है कि क्यों ना हम भी मियागी डो के नाम से यहाँ एक पिज्जा शॉप खोलें, इससे हमें काफी फायदा होगा। मगर डेनियल को उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो पिज्जा गर्म करने चला गया। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपने इसकी फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन और आई बटन से वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।